अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ईज लर्निंग। आज हम ऑक्सफोर्ड वर्ल्ड वॉच हिस्ट्री बुक 1 का चैप्टर नंबर 3 करेंगे, एंशिएंट इजिप्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लीजिएगा। यहाँ पर बात हो रही है हाउ डिड हॉवर्ड कार्टर डिस्कवर, किस तरह और क्या हॉवर्ड कार्टर ने डिस्कवर किया था। 8 नवंबर 1922 को एक मिस्टीरियस यानी सीक्रेटिव हॉल नज़र आता है, एक रास्ता नज़र आता है। क्लटर कहते हैं अनटाइडी, ठीक है, वो अनटाइडी रास्ता था जहाँ पे टूटे हुए पत्थर पड़े हुए थे। और ये जगह कहाँ थी? बैरन पार्ट ऑफ इजिप्ट थी। बैरन यानी बंजर ज़मीन थी, डेजर्ट एरिया था इजिप्ट का, जिसे वैली ऑफ किंग्स कहा जाता था। वैली ऑफ किंग्स क्या है? वैली ऑफ किंग्स ऐसी जगह है जहाँ पर जो इजिप्शियंस के किंग थे उन्हें दफनाया जाता था, एक ख़ास तरीके से उनकी बॉडी को प्रिजर्व किया जाता था और फिर उन्हें वहाँ पे दफनाया जाता था बड़े जो है रिलीजियस वे में। ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हॉवर्ड कार्टर वहाँ खड़े हुए थे अपने बॉस के साथ और वो उस होल में से झांक रहे थे। पेयरिंग कहते हैं लुक क्लोजली, वो उस होल में से क्लोजली देख रहे थे कि उन्हें क्या नज़र आता है। तो उन्हें एक बड़ा सा छुपा हुआ रूम नज़र आता है दूर से। जब वो उस होल में जागते हैं तो उन्हें दूर एक कमरा नज़र आता है। कार्टर अपनी डायरी में बाद में लिखते हैं कि उन्हें वहाँ पर स्ट्रेंज और वंडरफुल मेडले यानी कलेक्शन नज़र आया कुछ अजीब सी चीज़ों का, और वहाँ पर बहुत खूबसूरत सी चीज़ें भी पड़ी हुई थी, जैसे कि पाइलअप हुई यूँ एक के ऊपर एक चीज़ें बिखरी भी पड़ी हुई थी। और इस बिखरे हुएपन से उन्हें क्या लगा कि यहाँ कोई आया था जिसने कुछ ढूंढने की कोशिश की होगी, ठीक है। ही ऑल्सो रोट दैट वॉट वैन हिज पैट्रन आस्क्ड हिम इफ़ ही कुड सी एनीथिंग। और उन्होंने अपनी डायरी में ये भी लिखा कि जब उनके बॉस से उनसे पूछा कि हाँ उन्होंने कोई चीज़ देखी है, तो उन्होंने कहा हाँ यहाँ पे जो कुछ मैं देख रहा हूँ वो बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन कार्टर और उसके क्लीग्स को कैसे पता चला कि यहाँ पे जो है किसी किंग की टॉम हो सकती है, कबर हो सकती है, और वो जगह कैसी थी और वहाँ पे इतना अजीब सा ट्रेजर यानी ख़जाना क्यों पड़ा हुआ था। कार्टर रिकॉर्ड करता है कि वहाँ पर बहुत सारी नेम प्लेट्स पड़ी हुई थी जिसपे जो है टूटू खामा लिखा हुआ था, और बहुत सारी जो जितनी भी चीज़ें थी वहाँ पे टूटू खामा लिखा हुआ था। इसलिए उन्हें लगा कि वो चीज़ें जो है वो टूटू खामा को बिलोंग करती होंगी, और हो सकता है कि उसके नीचे जो है वो इजिप्शियन किंग की कब्र हो, यानी टूटू खामा की कब्र हो। द टॉम वॉज दैट ऑफ द किंग ऑफ टूटू खामा। ये जो कब्र थी वो टूटू खामा की थी, और एग्जामिन करने के बाद उन्हें इन्वेस्टिगेट करने के बाद पता चला कि उसकी एज 19 होगी और उसकी डेथ अराउंड 1324 में हुई होगी। हालांकि किंग की जो बॉडी को है वो क्लेवरली बहुत चालाकी से छुपाया जाता था, और वो ऐसा इसलिए किया जाता था क्योंकि वो जो उसकी टॉम उसकी जो कबर वगैरह है और जो उसका मास्क वगैरह जो उसके फेस पे लगाया था वो सब गोल्ड से बना हुआ था, ठीक है। तो इसीलिए उसको जो है छुपा के रखा जाता था ताकि कोई वहाँ पे चोरी करने ना जाए। लेकिन फिर भी इन्वेस्टिगेटर्स को वहाँ पे लगा कि 2 दफ़ा वहाँ पे कोई रॉबर्स गया होगा जिसने इस टॉम को छेड़ा है, यानी इससे छेड़खानी की है ताकि इससे कुछ वो लोग वहाँ से निकाल सकें, कोई कीमती सामान वहाँ से उन्हें मिल जाए। लेकिन 3000 ईयर्स में पहली दफ़ा ऐसा हुआ होगा जब दिन की रोशनी में वहाँ कोई पहुँचा होगा, यानी हॉवर्ड कार्टर जब वहाँ पहुँचे थे और उन्होंने अराउंड वहाँ पे 3000 सेपरेट आइटम्स डिस्कवर किए थे। उस टॉम के अंदर से ही उन्हें 3000 चीज़ें मिल गई थी, जो कि उनमें से ज़्यादातर चीज़ें जो है वो गोल्ड से बनी हुई थी, और 10 साल लगे उन्हें पूरे इसको सही तरीके से साफ़ करने में, इस जगह को क्लियर करने में। और इन ऑब्जेक्ट्स में क्या शामिल था, इन 3000 ऑब्जेक्ट्स में क्या शामिल था? ज्वेलरी, और जो 6 चैरियट्स यानी 6 पहियों वाले जो जिससे चलने वाली गाड़ी थी, फर्नीचर थे जिसमें 2 थ्रोन्स भी थे, 50 गारमेंट्स उन्हें मिले, कपड़े मिले, ऑस्ट्रिच के पर से बने हुए पंखे मिले थे, कैनोपिक जार्स मिले थे। कैनोपिक जार्स उसको कहते हैं जिसमें जो जब डेड बॉडी होती है तो उसके इंटरनल ऑर्गन्स को निकाल के उसमें प्रिजर्व किया जाता है, क्योंकि अगर इंटरनल ऑर्गन्स को बॉडी के अंदर रहने दिया जाएगा तो बॉडी जो है वो उसमें बदबू हो जाएगी और वो ख़राब हो सकती है। इसीलिए कुछ इंटरनल ऑर्गन्स को निकाल के उसे कैनोपिक जार्स में रख दिया जाता था। इसके अलावा उन्हें वहाँ से क्या मिला था? कुछ फूड्स मिले थे और जार्स भी मिले थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल वॉज द इम्बाम बॉडी ऑफ द किंग। और बहुत खास चीज़ जो वहाँ पे बहुत एक खास चीज़ उन्हें क्या नज़र आई थी? इम्बाम बॉडी कहते हैं यानी प्रिजर्व बॉडी नज़र आई थी, किसकी? किंग की, ठीक है। इम्बाम का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया? द प्रोसेस ऑफ प्रिजर्विंग बॉडी, वो ऐसा प्रोसेस जिसमें बॉडी को प्रिजर्व करके रखा गया हो, महफूज किया गया हो, ठीक है। अच्छा, इसको किससे लपेटा गया था? उसकी बॉडी को लिनन स्ट्रिप यानी कपड़े की स्ट्रिप से लपेटा गया था, और फिर उसके फेस को छुपा दिया गया था, और उसके फेस पे क्या लगा दिया गया था? गोल्ड मास्क लगा दिया गया था। जो बड़ा सा मास्क आपको नज़र आ रहा है ना, वो उसके फेस को छुपाने के लिए लगा दिया गया था, और फिर उसकी बॉडी को सॉलिड गोल्ड कॉफिन में दफना दिया गया था। गोल्ड कॉफिन क्या होता है कि जो जिसमें बॉडी को रखा जाता है उसके अंदर उसे डाल दिया गया था। जब रोमन्स ने कॉन्कर किया इजिप्ट को 13 BC में, तो डेजर्ट सेंस से आहिस्ता आहिस्ता जो है तब तक तो जो है वो मिट्टी के तूफान आपको पता है डेजर्ट्स में आते रहते हैं, तो जो इजिप्शियंस की जितनी भी चीज़ें थी वो क्या हो गई? कवर हो गई, ढक गई, ठीक है। और बहुत सारी मिस्टीरियस चीज़ें जो है उसके नीचे ही छुप गई थी, और फिर उसके अंदर जो कुछ लिखा हुआ था उसे किसी को पढ़ना भी याद नहीं रहा था। वो लैंग्वेज भी वहाँ से मतलब गायब हो चुकी थी, कोई पढ़ नहीं पाया उसे।
लिखा क्यों जाता है, लिखा इसलिए जाता है, लैंग्वेज इसलिए होती है ताकि लोग उससे बोलते रहें और वो लैंग्वेज फिर कंटिन्यूएशन के साथ सर्वाइव करती है, यानी लोग उसे यूज टू में लेते हैं। अगर वहाँ पे कोई बोलने वाला ही नहीं होगा, कोई किसी ने देखा ही नहीं होगा, कोई पढ़ने वाला ही नहीं होगा, तो उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए काफ़ी अरसे बाद कोई भी नहीं रहता कि उसको समझ आए कि उस लैंग्वेज जो लैंग्वेज उस पर लिखी हुई है उसका का क्या मतलब है। जैसे कि आर्कियोलॉजिस्ट ने एक्सिवेट किया इंडस वैली सिविलाइजेशन को, तो वहाँ पे उन्हें कुछ इजिप्शियन के बारे में थोड़े कुछ सबूत मिले थे कि वो कैसे थे और वो किस तरह के रहते होंगे, किस तरह के लोग होंगे। ओनली विद द डिस्कवरी ऑफ रोसेटा स्टोन, जब उन्हें रोसेटा स्टोन मिला 1799 में, ये इंपॉर्टेंट डेट है कि रोसेटा स्टोन कब डिस्कवर हुआ था, 1799 में। आर्कियोलॉजिस्ट ने शुरुआत की अनरेवल कहते हैं अलग करने की, द मिस्टीरियस हिडन इन द सैंड, कि वो फिर समझ पाए कि कुछ ना कुछ अलग है इसके नीचे, इस मिट्टी के नीचे। तो उन्होंने और कुछ खोदना या ढूंढना शुरू किया, क्योंकि कुछ ना कुछ इस रोसेटा स्टोन के ऊपर लिखा हुआ था, तो उन्हें लग रहा था कि कुछ ऐसा कुछ उन्हें और कुछ भी मिल सकता है। रोसेटा स्टोन की आप तस्वीर को देखो तो इसके ऊपर जो है वो क्या बना हुआ है, कुछ लिखा हुआ है और रिटन इन हायरोग्राफिक्स, हायरोग्राफिक्स कहते हैं सिंबल्स को या तस्वीरों को, कुछ सिंबल्स लिखे हुए थे, कुछ रिटन फॉर्म में लिखा होता, साथ ही कुछ तस्वीरें बनी हुई थी। और इसका जो मिडिल एरिया है, जो मिडिल पार्ट है स्टोन का, वहाँ पर इजिप्शियन राइटिंग नज़र आ रही थी आर्कियोलॉजिस्ट को, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कौन सी लैंग्वेज किस कौम ने लिखी होगी है, वो लोग उन्होंने स्टडी किया हुआ था, इसलिए वो बता पा रहे थे। और जो लास्ट में जो एरिया है जो स्टोन का है, वहाँ पर उन्हें किसकी राइटिंग मिली थी, इजिप्शियन एंशिएंट ग्रीक की लैंग्वेज उन्हें नज़र आ रही थी। ठीक है, उन्होंने स्टडी किया हुआ था, इसलिए उन्हें मालूम होता है कि कौन सी लैंग्वेज किसकी है। अब यहाँ पर बात हो रही है जो आर्कियोलॉजिस्ट को एविडेंस मिले थे, सबूत मिले थे, उससे उन्हें इजिप्शियंस की लाइफ के बारे में क्या पता चलता है। जब उन्होंने देखा, उनकी राइटिंग को देखा, उनके इंस्क्रिप्शंस को देखा, तो उन्हें पता चला कि किस तरीके से उनके नाम रखे गए होंगे, यानी उनके नाम किस तरह के होंगे, वो क्या करते होंगे और वो किस तरह रहते थे और किस तरह उन्हें दफनाया जाता था। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे इजिप्शियंस जो मरते थे, तो लाइक टूटूखामा, तो उसकी जो कब्र पे जो है वो कब्र की दीवारों पे जो है वो पेंटिंग्स की जाती थी। डिपिक्ट मतलब क्या होता है, पोर्ट्रे किया जाता था, कुछ ना कुछ लिखा जाता था, उनको दफनाते वक्त उनकी कब्र पे कुछ ना कुछ लिखा जाता था। ठीक है, और वो जो है डिपिक्ट इजिप्शियंस गॉड, और उस कब्र की जो दीवारें हैं, जो कॉर्नर्स हैं, उस पर वो अपने इजिप्शियंस गॉड की तस्वीरें बनाते थे, जिन्हें वो पूजते थे, जिनकी वो इबादत करते थे। और साथ ही साथ जो अपनी डेली रूटीन में वो करते थे, उसकी भी तस्वीरें उस पर बनी हुई होती थी। और इनको रीड करने के लिए जो कि हायरोग्राफिक्स हैं, हायरोग्राफिक्स क्या होती हैं, ऐसे सिंबल्स और पिक्चर्स होते हैं जो वो लोग लिखते थे, उनको पढ़ के जो है वो आर्कियोलॉजिस्ट समझ पाए थे कि वो लोग क्या कहना चाहते थे और किस तरह की वो ज़िंदगी गुजारते थे, उनकी लाइफ कैसे थी। इसी के थ्रू उन्हें क्या मिले थे, सबूत मिले थे। हाउ डिड रिलीजन इन्फ्लुएंस द वे ऑफ लाइफ ऑफ द एंशिएंट इजिप्शियंस। अच्छा, अब यहाँ पे आप समझ लीजिए कि वो रा को जो यानी सन को अपना खुदा मानते थे। ठीक है, सन को वो रा कहते थे और उसे अपना खुदा मानते थे, और वो ऐसे समझते थे कि सन जो है वो तैरता है आसमान में, जिस तरह बोट रिवर नाइल में बहती है, रिवर नाइल में चलती है, इस तरह उन्हें लगता था कि सन जो है वो आसमान में जो है वो तैरता है। और जब वो ग्रुप हो जाता था, जब सन जो है वो वेस्ट में चला जाता था, ग्रुप हो जाता था, तो उन्हें लगता था कि सन जो है वो मर गया है और वो सन जो है अपनी अंडरग्राउंड जर्नी को मुकम्मल करेगा और फिर दोबारा दूसरे दिन दोबारा उसको ज़िंदगी मिलेगी और दोबारा वहाँ से बाहर आएगा। सिमिलरली उन्होंने अपनी लाइफ की जो डेथ बॉडी है उसको भी इसी तरह से कंसिडर किया था कि वो ज़मीन पर रह रहे हैं, जब वो मरते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो अंडरग्राउंड जर्नी को अपनी कंटिन्यू करेंगे, इसीलिए मरते वक्त जिसकी बॉडी होती है उसके साथ वो ज़रूरी चीज़ें भी डाल देते हैं, ताकि उसको उनको ऐसा लगता था कि अंडरग्राउंड जर्नी जब वो करेगा, मुर्दा यानी डेड बॉडी करेगी, तो उसको जो है वो क्या होगा, वो चीज़ें काम आएंगी और हो सकता है कि वो दोबारा रीबॉर्न होकर दोबारा आए, जैसे कि सन जो है वो ईस्ट से दोबारा हर रोज़ निकल आता है। ये उनका बिलीफ था। दे वुड ऑल्सो नीड अ लॉट्स ऑफ एवरीडे थिंग्स, और तो वो ज़रूरत की ज़्यादातर चीज़ें जो रोज़मर्रा की थी वो भी उसके साथ डाल देते थे, इसलिए डालते थे कब्र के साथ, ताकि उसकी जर्नी जो है वो आसान हो जाए, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, यहाँ पे यही चीज़ लिखा हुआ है। और क्या, दिस वॉज सपोज टू बी अ प्लेस लाइक एंशिएंट इजिप्ट, ओनली दे वुड लिव देयर फॉर एवर, और उन्हें ऐसा लगता था कि वो दफना दिए गए तो उन्हें हमेशा नीचे ही रहना पड़ेगा, और उन्हें अगर चीज़ें साथ में जो ज़रूरत की चीज़ें वो डाल देंगे तो उन्हें कोई दर्द भी नहीं होगा, ना ही उन्हें कोई परेशानी होगी, और ना ही उन्हें किसी चीज़ से कोई ख़तरा होगा। इंटेंस हीट में, यानी जो हाउ डिड एंशिएंट इजिप्शियंस प्रिपेयर देयर डेड फॉर देयर आफ्टर लाइफ, वो किस तरह अपनी बॉडीज़ को, जो मुर्दा बॉडीज़ हैं, उनको तैयार करके रखते थे, उनको प्रिजर्व करके रखते थे। यहाँ पे ये बात हो रही है।
इतनी इंटेंस हीट होती थी, ज़ाहिर सी बात है डेजर्ट एरिया है तो वहाँ पे गर्मी बहुत होती है, तो बॉडी जो है वो जल्दी से गल जाने का खतरा बहुत तेज़ी से होता था। सो इजिप्शियंस हैड टू मूव फास्ट टू प्रिजर्व द डेड, तो उनको जल्दी जल्दी उस बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए काम करना पड़ता था, यानी वो वेट नहीं कर सकते थे, उन्हें जल्दी से इस पर काम करना, जैसे ही डेड बॉडी आती थी उस पर वो लोग काम करना स्टार्ट कर देते थे। वो एक इंस्ट्रूमेंट जो कि वोल्केनिक ग्लास से बना हुआ था, वोल्केनिक ग्लास था और जिसे ऑब्सीडियन कहते हैं, वो इस्तेमाल करते थे ताकि बॉडी पे कट लगा सकें और उसमें से इंटरनल ऑर्गन्स जो दूसरे ऑर्गन्स है लाइक लंग्स वगैरह वो निकालते, जो वाटर ऑर्गन्स हैं जिसमें से पानी ज़्यादा होता है उनको निकाल के वो कैनोपिक जार्स में रख देते थे। वोल्केनिक ग्लास क्या होता है, वोल्केनो से फटने वाला जो एक पत्थर होता है जो फ़ौरन ठंडा हो जाता है, ठीक है, तो वो ग्लास शेप का होता है, इसलिए इसको वोल्केनिक ग्लास कहा जाता है। तो उसी से वो बॉडी के अंदर कट लगाते थे और जो है इंटरनल ऑर्गन्स को निकाल लेते थे और उन्हें कैनोपिक जार्स में प्रिजर्व कर लेते थे। लेकिन हार्ट को यानी दिल को वो उसकी बॉडी के अंदर ही रहने देते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये जो है सीट ऑफ लर्निंग है, यानी इसी से हम सोचते हैं और इसी से हमें नॉलेज मिलती है, तो उसको वो बॉडी में रहने देते थे, उसको नहीं निकालते थे। और जो बॉडी है उस पर सॉल्ट लगाते थे और सॉल्ट को वो लोग नेट्रॉन कहते थे, ठीक है, और वो इसीलिए लगाते थे ताकि जो नमी है, जो गीलापन है बॉडी के अंदर, वो ख़त्म हो जाए, और उसे सुखाते थे उस बॉडी को। वंस द ममी वॉज ड्राइड आउट, जैसे ही ममी ड्राई हो जाती थी तो उस पर उसे विग पहना दी जाती थी, यानी बाल बने हुए होते हैं ना, जो विग तैयार होती है, आर्टिफिशियल हेयरिंग होते हैं, वो उसको पहना दिए जाते थे और उसके साथ उनको ज्वेलरी भी पहनाई जाती थी, ताकि जो है वो बंदा बहुत खूबसूरत लगे, ज़िंदगी जो बात की ज़िंदगी है उसमें। एंड वॉज देन वुड बी वुंड इन लिनन स्ट्रिप्स, और उस पर जो है वो पूरी तरीके से जो है लिनन स्ट्रिप्स की पट्टियाँ जो है वो लपेट दी जाती थी। आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ मम्मीज़ को निकाला, उनमें से एक मम्मी ऐसी थी जिसपे 375 स्क्वायर मीटर और लिनन कपड़ा बंधा हुआ था, यानी जब पट्टी को नापा गया तो वो कितनी थी, 375 किलोमीटर्स थी, स्क्वायर मीटर्स थी, सॉरी। द होल प्रोसेस ऑफ मम्मिफिकेशन माइट टेक 70 डेज, और उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि इस सारे प्रोसेस में उन्हें अप्रॉक्सीमेटली एक बॉडी को तैयार करने में 70 डेज लगते होंगे। लेकिन जो अमीर इजिप्शियंस थे, यकीनन वो किंग्स ही होते होंगे, वहाँ पर जो अमीर होंगे वो कौन होंगे, किंग ही होंगे, तो उनका टॉम के अंदर जो है वो बुक भी रखी जाती थी, बुक ऑफ डेड के नाम से बुक भी रखी जाती थी, जिसमें सारे स्पेलिंग्स भी लिखी जाती थी ताकि उसकी जो रूह है उसको इस जर्नी में हेल्प हो सके, जो अंडर लाइफ जर्नी, अंडर वर्ल्ड जर्नी है उसमें उसको क्या हो, जो है आसानी हो, ये उनका मानना था, ऐसा वो बिलीव करते थे, ठीक है। अ बुक ऑफ डेड इन द टॉम वॉज 14 मीटर लॉन्ग, अच्छा ये जो बुक रखी जाती थी ये तकरीबन 14 मीटर लंबी थी। वैन रोल आउट एज ए स्क्रॉल, जैसे स्क्रॉलिंग होती है ना, जैसे हम खोलते हैं तो उसको रोल आउट को इसको बंद कर दिया गया था, रोल कर दिया गया था, और फिर जब उसको खोला गया तो वो कितनी लंबी थी, वो बुक कितनी लंबी थी, 14 मीटर लॉन्ग थी। जब वो एक्सीबिशन करते हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं विलेज में, और उस गाँव में जिसका नाम पारदामी था, तो वो किसकी वैली थी, किंग्स की वैली थी। आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया कि यहाँ पे टॉम वर्कर्स काम करते थे और उनकी फैमिलीज़ भी रहती थी, क्योंकि वहाँ पे छोटे छोटे मड ब्रिक से बने हुए घर भी बने हुए थे, और उन्हें जो है 100 लीटर पानी भी मिलता था, जो वो रोज़ डोंकीज़ पर लेकर आते थे। रिवर नाइल्स, जो वहाँ पे रिवर नाइल है ना, दरियाई नील, वहाँ से पानी डोंकी के थ्रू वो पानी भर के पानी उनको मिलता था, 100 लीटर डेली उनको मिलता था, किनको, जो ये तैयार करते थे बॉडी को, उनको। देयर वेरीड डाइट, उनकी मुख्तलिफ़ किस्म की डाइट थी, डिफरेंट डाइट थी, वेरीड मतलब डिफरेंट डाइट थी, जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल, स्पाइसीज, ऑनियन, गार्लिक, ग्रेप्स और डेट्स वगैरह शामिल थे। बाय द टाइम ऑफ टूटूकामा, इन्हें ऐसा लगता है कि टूटूकामा की जब डेथ हुई होगी, जब वो मरा होगा, तो टॉम बिल्डर्स ने सीख लिया था, उन्हें आ गया था कि किस तरह से चीज़ों को छुपाना है अच्छे तरीके से। और बट एट द बिगनिंग ऑफ इजिप्शियन सिविलाइजेशन, लेकिन जो शुरुआती कब्र मिली है, ये टूटूकामा से पुरानी जो कब्रें मिली हैं उनमें ये पता चलता है कि इतना कुछ ऐसा ज़्यादा कुछ उसके साथ दफनाया नहीं गया था। लेकिन बाय द टाइम जैसे जैसे बंदा एक्सपीरियंस होता है, तो टॉम बिल्डर्स जो थे वो आहिस्ता आहिस्ता सीखते गए थे, और उन्हें छुपाना भी आ गया था चीज़ों को कि किस तरह से उन्हें दफनाना है। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।